तो टॉपिक है धातु, अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक। साथ में हम मिश्र धातुओं के बारे में भी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धातुओं के बारे में कि धातु क्या होती है, धातुओं के गुण क्या क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण और धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले आ जाता है धातु कहते किसे हैं, तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं और जिनमें चमक पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई परमाणु है वो परमाणु इसके अंदर नाभिक के बाहर जो चारों ओर चक्कर लगा रहा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये बाहर निकालता है तब वो क्या बनाता है, तब वो धनावेश बनाता है। और वे तत्व जो या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें धातु कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके किसका निर्माण करते हैं, तो धातु धनायनों का निर्माण करते हैं। धातु इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जन करके किसका निर्माण करते हैं, तो वो धनायनों का निर्माण है वो करते हैं। नेक्स्ट धातुओं के कुछ गुण आ जाते हैं, जिसमें पहला गुण आ जाता है कठोरता व ठोस। सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है और धातुएं किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो सामान्यतः धातुएं कठोर और ठोस होती है। कुछ इसके अपवाद भी है, जैसे पहला अपवाद आ जाता है क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी के वर्ग प्रथम में जो धातुएं पाई जाती है उन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है। कौन कौन सी आ जाती है, लिथियम आ जाती है, सोडियम आ जाती है, पोटेशियम आ जाती है, रुबिडियम आ जाती है, सीजियम आ जाती है। इन धातुओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है। तो क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का ज्यादा नहीं पूछा जाता लेकिन सोडियम और पोटेशियम का पूछा जाता है। ये बहुत ही अधिक मुलायम होती है, इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। सोडियम है, इसका सिंबल क्या होता है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। सोडियम को किससे लिखा जाता है, Na से लिखा जाता है। इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम। तो नेट्रियम से सिंबल क्या बना दिया, Na। और पोटेशियम को किससे लिखा जाता है, तो पोटेशियम को लिखा जाता है K से। पोटेशियम का जो प्रतीक है या सिंबल है वो क्या है, K से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नाम है वो होता है कैलियम। तो कैलियम का क्या लिख दिया गया है, K। तो सोडियम और पोटेशियम, यानी कि आपको याद रखना है नाक अत्यधिक मुलायम होती है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे शूर्पणखा की नाक है वो लक्ष्मण ने काटी थी, तो नाक है इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावा ये नाक बहुत ही अधिक क्रियाशील होती है, ये नमी से क्रिया कर लेती है और वायु से भी क्रिया कर लेती है। नमी और वायु से क्रिया कर आग पकड़ लेती है, लेकिन ये कैरोसिन या मिट्टी के तेल से क्रिया नहीं करती। इसीलिए नाक को किसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो नाक को कैरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होती है। नाक का मतलब क्या हो जाएगा, Na का मतलब सोडियम और K का मतलब हो जाएगा पोटेशियम। तो सोडियम व पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए इन्हें किस में रखा जाता है, कैरोसिन में रखा जाता है। सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, कठोर और ठोस होती है। लेकिन एक धातु पारा या मरकरी, जिसको किससे लिखा जाता है, Hg से भी लिखा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रेजीरम। हाइड्रेजीरम से क्या लिया गया है, Hg लिया गया है, जो कि पारा या मरकरी का प्रतीक है। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा है, इसको अगर आप -39 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि -39 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए पारे को, तब ये ठोस अवस्था में बदल जाता है, अन्यथा ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए पारे का यूज कहाँ किया जाता है, पारे या मरकरी का यूज किया जाता है थर्मामीटर में। अब थर्मामीटर में यूज करने के दो कारण है। पहला है ये एक धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और दूसरा धातुओं
को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है तो धातुएं ऊष्मा पाकर फैलती है। तो जब पारा है वो ऊष्मा पाकर फैलेगा तो हमें ये बता देगा कि तापमान कितना है। तो थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है, पारे का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी प्लेटिनम। तो धातुओं का पहला गुण हो गया कि धातु है वो कैसी होती है? कठोर और ठोस होती है। सामान्यतः, हमेशा नहीं, सामान्यतः धातुएं कठोर और ठोस होती है, क्योंकि सभी धातुएं कठोर और ठोस नहीं है। कुछ धातुएं जैसे क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही अधिक मुलायम होती है, जिनको चाकू से काटा जा सकता है। आपको याद रखना है नाक को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और नाक यानी कि सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है? केरोसिन में सुरक्षित रखा जाता है। पारा या मरकरी Hg से लिखा जाता है, एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? और पहला ऑप्शन दिया जाता है मरकरी। तो कई बार हम है वो जल्दबाजी में मरकरी को सही कर देते हैं, मरकरी नहीं होती है। अधातु पूछा है तो अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन, जिसको Br से लिखा जाता है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का अगला गुण आ जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातुओं को जब आप हथौड़े से पीटेंगे तो वो टूटने की बजाय किसमें बदल जाएगी? पतली चद्दर में परिवर्तित हो जाएगी। धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चद्दरों में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातुओं का यही गुण है, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं कैसी होती है? आघात वर्धनीय होती है, अर्थात मेलिएबल होती है, जिसका मतलब है कि इसको हथौड़े से पीटने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाएगी? पतली शीट यानी कि चद्दर में परिवर्तित है वो हो जाती है। सर्वाधिक जो आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु हो जाएगी सोना व चांदी। सोना व चांदी है ये सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु है। नेक्स्ट आ जाता है कि तन्यता। अगला गुण आ जाता है धातुओं का तन्यता। तन्यता का मतलब है कि धातुओं को अगर आप खींचेंगे तो वो टूटने की बजाय तार में परिवर्तित हो जाएगी। तो धातुओं को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, और धातुओं का यह गुण तन्यता कहलाता है। तो धातुएं सामान्यतः तन्य होती है, ऐसा लिखा हुआ हो सभी धातुएं तन्य होती है, ये गलत कथन होगा, गलत स्टेटमेंट होगा। धातुएं सामान्यतः तन्य अर्थात डक्टाइल होती है। इसका मतलब है कि इन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है। यद्यपि सभी धातुएं समान रूप से तन्य नहीं होती। सोना है वो सर्वाधिक तन्य धातु है, और सोने के बाद चांदी है वो दूसरी सर्वाधिक तन्य धातु है। कहा जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार है वो खींची जा सकती है। अर्थात सोना इतना अधिक तन्य होता है कि 1 ग्राम आपके पास सोना है तब आप 2 किलोमीटर लंबी तार है वो खींच सकते हैं। धातुओं का पहला गुण हो गया धातु कठोर व ठोस होते हैं। धातु का दूसरा गुण हो गया धातु आघातवर्णीय होते हैं। धातु का तीसरा गुण हो गया कि धातु कैसे होते हैं? तन्य होते हैं। धातुओं का चौथा गुण आ जाता है कि धातुओं में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो धातु का चौथा गुण है कि धातुओं में चमक पाई जाती है। धातुओं की ताजी सतह, फ्रेश सतह होती है वो कैसी होती है? चमकीली होती है। और सर्वाधिक चमकीली धातु कौन सी है? सोना और चांदी। सोना और चांदी कम क्रियाशील धातु है, और इसके अलावा ये चमकीली भी होती है, और इसी गुण के कारण हम क्या करते हैं? सोने और चांदी के आभूषण बनाते हैं, सोने या चांदी के गहने बनाए जाते हैं। दूसरे सोना और चांदी सर्वाधिक आघातवर्णीय, सर्वाधिक तन्य है, और ये क्रियाशील भी नहीं है, अर्थात ये आसानी से क्रिया भी नहीं करती, लंबे काल तक सुरक्षित रहती है, और इसके अलावा इसमें चमक भी पाई जाती है। इसीलिए सोने और चांदी का प्रयोग है वो क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। अभी वर्तमान में है वो प्लेटिनम का प्रयोग भी ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है, और प्लेटिनम को कहा जाता है सफेद सोना। प्लेटिनम है इसको सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है।
अब शुद्ध सोना होता है, वो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट का सोना है वो बहुत ही अधिक मुलायम होता है, इतना मुलायम भी नहीं कि इसको चाकू से काट सके, लेकिन गहने बनाने के लिए वो अनुकूलित नहीं होता, वो मुलायम होता है। इसीलिए गहने बनाते समय उसमें 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाएगा। और साथ में सोने में कठोरता लाने के लिए, ताकि गहने स्थायी रहे, कठोरता लाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें तांबा या फिर क्या मिलाया जाता है? चांदी मिलाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 बार पूछा गया था एग्जाम में कि यदि 18 कैरेट सोना है तो उसमें कितने प्रतिशत सोना है? तो कैरेट में कितना है? 18 कैरेट सोना है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। तो 18/24 इंटू हम कर देंगे 100, 18/24 इंटू कर देंगे 100। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? तो ये कट जाएंगे 3 से, ये कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत सोना हो जाएगा? तो वो 75% है, वो सोना हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना है? तो 18 कैरेट सोने में 75% है, वो सोना है। क्या करेंगे हम? 18/24 कर देंगे। 18/24 का मतलब जैसे हम अपना प्रतिशत निकालते हैं कि पूर्णांक प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो यहाँ प्राप्तांक कितना है कि 18 कैरेट है, अपने पास सोना कितना है? 18 कैरेट। पूर्णांक कितना है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 75%। तो 75% इसमें सोना पाया जाता है। फिर नेक्स्ट धातुओं का गुण आ जाता है कि धातु कैसे होते हैं? चालक होते हैं। समस्त धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कैसी होती है? सुचालक होती है, अर्थात उनमें विद्युत का भी प्रवाह होता है, करंट आता है। और अगर ऊष्मा है उसका भी प्रवाह किया जाए तो ऊष्मा का संचरण भी होता है। और धातुओं में ऊष्मा का संचरण कौन सी विधि से होता है ये पूछ लिया जाए तो उनमें चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है। चालन विधि क्या है? अगर धातु का आप एक सिरा है वो गर्म करेंगे, किसी भी धातु का एक सिरा गर्म करेंगे, यहां से अगर आप इस सिरे को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये लास्ट सिरा भी गर्म हो जाएगा। क्या करेगा? यहाँ के कण है वो ऊष्मा ग्रहण करेंगे और ऊष्मा ग्रहण करके पास वाले कण को ट्रांसफर कर देंगे, ये अपने पास वाले को। इस तरह ये ट्रांसफर करते करते और अंतिम कण तक है वो ऊष्मा का संचरण हो जाएगा। और इस प्रकार के संचरण को हम कहते हैं चालन। तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। सर्वाधिक चालक धातु है वो है चांदी। और सबसे कम चालक धातु कौन सी है? तो सीसा या लेड। सीसा या लेड जिसको पीबी से लिखा जाता है, पीबी इसका प्रतीक है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लैटिन भाषा में इसको प्लम्बम कहा जाता है और उसी प्लम्बम के कारण इसको क्या लिखा जाता है? पीबी लिखा जाता है। तो सर्वाधिक चालक धातु हो जाएगी चांदी और सबसे कम चालक धातु सीसा या लेड। अगर चालकता का क्रम पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक चालक धातु हो जाएगी चांदी, उसके पश्चात हो जाएगा तांबा, तांबे के पश्चात आ जाएगा टंगस्टन और एल्यूमिनियम ग्रेटर देन लोहा और सबसे कम हो जाएगा सीसा या लेड। अपने घरों में जो विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जाते हैं वो सर्किट किसके बने होते हैं? तो वो तांबे के वायरों से बने होते हैं। तो घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तांबे का। और चांदी है वो तांबे से भी अधिक चालक धातु है। तो धातुओं का नेक्स्ट गुण आ जाता है वो है गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है उसे उस पदार्थ का गलनांक कहा जाता है। और सामान्यतः धातुओं का गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ है वो उबलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस तापमान के बाद अगर आप उस द्रव को कितना भी तापमान देंगे वो उस ऊष्मा को ग्रहण नहीं करेगा। वह न्यूनतम तापमान है उसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। तो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है वो ज्यादा होता है, उच्च होता है। लेकिन दो धातुएं हैं, एक तो है
गैलियम और दूसरी कौन सी आ जाती है, सीजियम। गैलियम और जो सीजियम धातुएं हैं, इन धातुओं का गलनांक इतना कम होता है कि इन्हें आप हथेली पर रखेंगे तो हथेली पर रखने से ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती। होती कैसी अवस्था में, ये ठोस अवस्था में होती है, लेकिन कमरे के तापमान पर ठोस है। अपने हथेली पर रखे तो शरीर के तापमान को ग्रहण करके, अपने शरीर का जो तापमान है उस तापमान को ग्रहण करके ये द्रव अवस्था में बदल जाती है, क्योंकि इनका गलनांक है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट है धातुओं के आयनन विभव है वो भी कैसे होते हैं, निम्न होते हैं। लोहे का गलनांक पूछा जाता है, लोहे का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 1593 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ज्यादा गलनांक कौन सी धातु का है, टंगस्टन का है। टंगस्टन का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो W होता है। और W क्यों होता है, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में वोल्फॉर्म कहा जाता है, और वोल्फॉर्म के कारण ही इसका नाम जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या लिखा जाता है, W लिखा जाता है। तो W या टंगस्टन है, इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। और कितना होता है, तो वो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। लोहे का गलनांक है 1593 डिग्री सेल्सियस और सर्वाधिक गलनांक इसका है तो टंगस्टन का है 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ जाता है घनत्व। एकांक जो आयतन है, एकांक आयतन में किसी पदार्थ की कितनी मात्रा है वो उसका घनत्व कहलाएगा। तो धातुओं का घनत्व है वो सामान्यतः जल से उच्च होता है। ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व जल से ज्यादा होता है वो जल के अंदर डूब जाती है, और ऐसे पदार्थ जिनका घनत्व जल से कम होता है वो जल पर क्या करती रहती है, तैरती रहती है। बर्फ पानी पर तैरती है, ऐसा क्यों, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो धातुओं का घनत्व है वो जल से ज्यादा होता है, इसका मतलब धातु जल के अंदर डूब जाती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम है, इनका घनत्व जल से कम होने के कारण ये जल पर तैरती रहती है। सोडियम है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील है। अगर आप जल के अंदर सोडियम का टुकड़ा डाल दोगे, छोटा टुकड़ा डालोगे तो वो डांस करेगा, और बड़ा टुकड़ा डाल दोगे तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम है। ऑस्मियम सर्वाधिक भारी धातु है। नेक्स्ट धातुओं का गुण आ जाता है ध्वनिकता। धातु कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। ध्वनिक मतलब क्या होता है, सोनोरस, अर्थात धातुओं को आप ठोस सतह से टकराओगे, किसी भी ठोस सतह है, सरफेस है, उससे अगर टकराओगे तो उनमें मधुर ध्वनि उत्पन्न होगी। अर्थात धातु कैसे होते हैं, ध्वनिक होते हैं। और सर्वाधिक ध्वनिक धातु कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी इस्पात या स्टील। तो इस्पात या स्टील है वो सर्वाधिक ध्वनिक धातु है। धातुओं का नेक्स्ट गुण आ जाता है रंग। धातुएं अधिकतर कैसी होती है, तो अधिकतर रूपहली या फिर धूसर ग्रे रंग की होती है। धातुओं का रंग कैसा होता है, तो वो धूसर यानी कि ग्रे रंग की धातुएं होती हैं। अभी तक जो हमने बात की थी वो धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। अब बात कर लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। और रासायनिक गुण में पहला गुण आ जाता है दहन। धातुओं का दहन करना मतलब धातुओं को जलाना। और किसी भी पदार्थ को जलाया जाता है, इसका मतलब है कि उसकी क्रिया किससे करवाई जाती है, तो उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है। जब भी धातुओं को जलाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो इसका मतलब मैग्नीशियम रिबन है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाया जाता है, इसका मतलब है कि वो किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। तो इसका मतलब है कि जब भी धातुओं का दहन किया जाता है, अर्थात धातुओं को जलाया जाता है, या फिर हम कहें कि धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है, तो ऑक्सीजन से करवाने पर
धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ये एक धातु ऑक्साइड है। मैग्नीशियम को जब भी जलाया जाता है तो वे श्वेत लौह के साथ, सफेद लौह के साथ है वो जलता है। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया जल के साथ करवा दे तो जल के साथ करवाने पर ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की लिटमस परीक्षण करने पर हमें पता चलता है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो किस प्रकृति का है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। इसका मतलब है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जब भी धातुओं की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो संगत धातु के यानी कि जो धातु है उस धातु का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी कि जल में मिलाने पर वो किसका निर्माण करती है, क्षार का निर्माण करती है। लेकिन आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये इसका फॉर्मूला है। जिंक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ZnO और लेड ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला हो जाएगा PbO। ये ऐसे ऑक्साइड है जो मौका देखकर चौका मारते हैं। मौका देखकर चौका का मतलब है कि इन्हें लगता है कि भाई अभी मौका अम्लीयता प्रदर्शित करने का है तो ये अम्लीय व्यवहार भी दर्शा देते हैं, और जब इन्हें लगता है कि भाई अभी क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करने का मौका है तब ये क्षारीयता भी प्रदर्शित कर देते हैं। अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, इसलिए इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO और लेड ऑक्साइड PbO इनकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होती है, इसलिए इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहा जाता है। और क्रोमियम एकमात्र ऐसी धातु है, क्रोमियम का जो ऑक्साइड जिसका ऑक्साइड Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। लगभग सभी धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किसको छोड़कर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, क्योंकि ये दोनों प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय, इसलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोल दिया। और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एकमात्र ऐसा ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। और सोना और चांदी है वो अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात सोना और चांदी है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया है वो नहीं करते हैं। कुछ ऐसी धातुएं होती है जो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तो उन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जैसे ये कोई एक धातु है और ये धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है तब इस धातु के ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। इस पूरी धातु के ऊपर एक ऑक्साइड की क्या जमा हो जाती है, परत जमा हो जाती है। और ये परत क्या करती है, बाकी जो बची हुई धातु है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होने से रोक देती है, जिसके कारण ये धातु सुरक्षित हो जाती है, संक्षारित नहीं हो जाती है। और अगर ये एल्यूमिनियम के संदर्भ में हो रहा है तब उसे क्या कहा जाता है, एनोडीकरण कहा जाता है। तो एनोडीकरण क्या है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम है जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ऑक्साइड की एक पतली है वो परत का निर्माण कर देता है, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत है वो एल्यूमिनियम के ऊपर जो डिपॉजिट हो रखी है वो आगे एल्यूमिनियम के संक्षारण को बचा देती है। अगर हम इस परत को थोड़ा और मोटा कर दे तो संक्षारण से अधिक सुरक्षित इस एल्यूमिनियम को किया जा सकता है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एनोडीकरण कहेंगे। एनोडीकरण में क्या करेंगे, एनोड के रूप में एल्यूमिनियम धातु को ले लेंगे और फिर यहां पर विद्युत अपघटक के रूप में है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कर लेंगे। जब इनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका अपघटन होगा और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी, और वो ऑक्सीजन गैस है वो किसके ऊपर जमा हो जाएगी, एनोड के ऊपर है वो डिपॉजिट हो जाएगी, और एनोड पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत है वो जमा हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका क्या कर लिया जाता है, विद्युत अपघटन। जिस वस्तु के ऊपर हमें एनोडीकरण करना है उस वस्तु को हम एनोड के रूप में लेंगे। एनोड पर जो उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस है, एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, तो गैस निकलेगी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके क्या बना देगी, ऑक्साइड की एक मोटी परत बना देगी, और इस ऑक्साइड की परत को हम आसानी से रंग लेंगे और रंग कर एल्यूमिनियम की क्या बना देंगे, आकर्षक वस्तुएं बना देंगे जो लंबे काल तक सुरक्षित रहेगी। तो ये एक संक्षारण से बचाव का उपाय भी है। धातुओं का अगला गुण आ जाता है, रासायनिक गुण आ जाता है जल से क्रिया। जब धातुओं की अभिक्रिया जल से करवाई जाती है तब क्या बनता है, तो जल में विलय जो धातु ऑक्साइड है, जल में विलय धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक धातु का ऑक्साइड है, ये जल में विलय है, तो ये जल में विलय होकर किसका निर्माण कर देता है, धातु हाइड्रोक्साइड MgOH होल्टवाइज का निर्माण कर देगा, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। तो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर किसका निर्माण करते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। लेकिन सारी की सारी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातुएं जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस है वो उत्पन्न करती है और साथ में धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। तो चांदी, सोना, लेड, तांबा, ये धातुएं हैं, इन धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है क्योंकि ये धातुएं जल और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, न तो जल के साथ अभिक्रिया करती है और न ही वायु के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है धातुएं, ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो बनाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म जल के टैंक है वो कॉपर के बने होते हैं, इस्पात के नहीं, ऐसा क्यों? कॉपर है वो न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, न ही वो गर्म जल के साथ और न ही भाप के साथ। लेकिन इस्पात है, इस इस्पात एक मिश्र धातु है और ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है लोहे से। इसके साथ लोहा होता है और लोहा है वो भाप के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए गर्म जल के टैंक है वो किसके बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, इस्पात के नहीं। अगला आ जाता है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। जब धातु है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तब उनके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए Fe है, इस Fe की अभिक्रिया हम करवा दे H2SO4 से। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर जब Fe की अभिक्रिया है वो H2SO4 से करवाई जाती है तब क्या बन जाता है, तब बन जाता है FeSO4, फेरस सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाती है, हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इस हाइड्रोजन गैस के पास अगर जलती हुई तीली ले जाई जाती है तो ये फट फट या पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब धातुओं की क्रिया, धातुओं की अभिक्रिया है वो करवाई जाती है अम्लों से तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। दानेदार जिंक की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाए, दानेदार जिंक यानी कि Zn है, इसकी क्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और साथ में कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाएगी। और अगर इस हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई तीली ले जाएंगे तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलेगी। नाइट्रिक अम्ल के साथ ऐसा नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 है, HNO3 के साथ जब हम धातुओं की अभिक्रिया करवाते हैं तो धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि ये HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है और ये बनने वाली जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके किसका निर्माण कर देगा, जल का निर्माण कर देगा। तो नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की क्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि नाइट्रिक
अम्ल है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो पैदा होने वाली उत्पन्न होने वाली हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित कर देता है और खुद नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, या तो NO2 या NO3, इसमें ये क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज है ये बहुत ही अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करती है तब ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। बाकी जो धातुएं हैं वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती, लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज है वो अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है, तब वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। और कॉपर है वो तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट धातुओं का गुण आ जाता है ज्वाला के रंग। रासायनिक गुण है, जब धातुओं को जलाया जाता है तो वो ज्वाला को किस प्रकार का रंग प्रदान करते हैं। अलग अलग धातुएं हैं वो अलग अलग रंग प्रदान करती है और इसी कारण धातुओं का प्रयोग है वो आतिशबाजी या फटाके बनाने में किया जाता है। बैरियम और स्ट्रोंशियम है इसका प्रयोग है वो फटाके बनाने के लिए किया जाता है। बैरियम फटाकों में हरा रंग उत्पन्न करता है, जबकि लाल चटक रंग उत्पन्न करने के लिए स्ट्रोंशियम का प्रयोग किया जाता है। तो क्षार धातुएं कौन सी थे, आवर्त सारणी के समूह 1 की वर्ग 1 की धातुएं हैं, इनको क्षार धातुएं कहा जाता है। कौन सी थी, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो धातुएं थी इन धातुओं को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और दूसरी आ जाती है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं किन्हें कहा जाता है, आवर्त सारणी में समूह 2 की धातुएं हैं उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। कौन कौन सी होती है, तो बेरिलियम होती है, मैग्नीशियम हो जाती है, कैल्शियम हो जाती है, स्ट्रोंशियम हो जाती है, इनको कहा जाता है बेरियम और रेडियम। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, इन क्षारीय मृदा धातुओं में हम बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर बाकी क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं एवं इनके लवण जल ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग प्रदान करते हैं, यानी कि कुछ विशेष रंग प्रदान करते हैं। और यही कारण है कि इनका प्रयोग है वो आतिशबाजी में रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब कौन सी धातु किस प्रकार का रंग उत्पन्न करती है, तो सोडियम उत्पन्न करती है सुनहरा पीला, पोटेशियम उत्पन्न करती है बैंगनी, रुबेडियम लाल बैंगनी, लिथियम है वो किरमजी लाल का रंग उत्पन्न करती है, कैल्शियम लाल या ईंट जैसा लाल रंग उत्पन्न करती है, स्ट्रोंजियम है वो लाल चटक रंग यानी कि किरमिजी लाल है उसको उत्पन्न करती है, और बेरियम है वो हरा रंग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट आ जाता है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, जो धातुएं होती है वो अलग अलग रूप से सक्रिय होती है। कुछ धातुएं ज्यादा सक्रिय होती है, तेजी से अभिक्रिया कर लेती है, जैसे हमने बात की थी सोडियम और पोटेशियम की, वो वायु और नमी के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जबकि चांदी और सोना है वो कम सक्रिय धातुएं होती है जो अभिक्रिया नहीं करती, किसी से भी अभिक्रिया वो नहीं करती, इसलिए इनको उत्कृष्ट धातुएं भी कहा जाता है। तो धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना ही धातुओं की क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कुछ धातुएं हैं वो अधिक सक्रिय होती है, जबकि कुछ धातुएं कम सक्रिय होती है। इसी आधार पर अर्थात अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित करते हुए जो श्रेणी प्राप्त की गई है उस श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की तरफ है कैल्शियम, जो सबसे ऊपर होती है वो सर्वाधिक क्रियाशील होती है, और जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे की ओर स्थित है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु हो गई, पोटेशियम से भी लिथियम है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। पोटेशियम के बाद आ जाती है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और चांदी तथा सोना, ये धातुओं के सक्रियता का घटता क्रम है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पोटेशियम को के से लिखा जाता है तो पो, फिर सोडियम को Na से लिखा जाता है पो सो कै में एलो जी आई ले हाई
कामशिगो पो सो कैमे एलोजी आइले हाई कॉमशिगो। पो से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जो जितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, हटा देती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप किसी सीट के ऊपर बैठे हैं और आपसे अगर कोई ताकतवर आ गया तो वो आपको आपकी सीट से हटा देगा और उस सीट पर कब्जा वो कर लेगा, और अगर उससे भी कोई ताकतवर आ गया तो वो क्या कर देगा, उसको उसकी सीट से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है। पोटेशियम है वो पोटेशियम से नीचे आने वाली सभी धातुओं को हटा देता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसके यौगिक से बाहर है वो निकाल देती है। एक आपको अभिक्रिया पूछी जाती है, वो अभिक्रिया ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस के Fe, और ये बन जाता है FeSO4 प्लस के Cu। एक ये अभिक्रिया दी जाती है और पूछा जाता है कि इसमें किसका विस्थापन हुआ है, तो इसमें कॉपर है उसका विस्थापन हुआ। कॉपर का विस्थापन क्यों हुआ है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में आयरन है, ये आयरन कॉपर से ऊपर की ओर स्थित है और कॉपर से ऊपर की है, यानी कि ये कॉपर से ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को है वो उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो नीला रंग गायब हो जाता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता। अगर इसकी उल्टी लिख दें कि ये FeSO4 है और इस FeSO4 की अभिक्रिया हम कॉपर से करवा देते हैं तो बन जाता है CuSO4 प्लस के Fe। क्या ये अभिक्रिया सही है? नहीं, ये अभिक्रिया सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर है वो आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर है वो कम अभिक्रियाशील है। हमेशा ज्यादा अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। इस सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम है और सबसे कम अभिक्रियाशील सोना या गोल्ड है। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से के विलयन से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। एक ये भी है कि चांदी को वायु में खुला छोड़ने पर यह काली पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह वायु में उपस्थित SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बना देती है? सिल्वर सल्फाइड बना देती है, इसलिए चांदी है वो वायु में काली पड़ जाती है। कॉपर वायुमंडल में CO2 से क्रिया कर लेता है। अगर किसी के हाथ में कॉपर का कड़ा पहना हुआ है या बैटरी है, उस बैटरी के जो इलेक्ट्रोड है, बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन इलेक्ट्रोड में से एक इलेक्ट्रोड को आप देख सकते हो, उसके ऊपर हरे रंग का कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। हाथ के अंदर कड़ा पहना हुआ है कॉपर का, तो हरे रंग की एक पट्टी बन जाती है। वो पट्टी क्यों बनती है? क्योंकि कॉपर है वो वायुमंडल के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है? कॉपर कार्बोनेट CuCO3 बना लेता है, और जिसके कारण कॉपर का भूरा रंग गायब हो जाता है और हरे रंग की एक पट्टी जम जाती है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, पारा और तांबा ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कभी किसी से क्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। तो ये धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है।